तो ऐसा करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम्स, इम्पोर्टेंस, नीड्स, जितने भी रोल फीचर्स जो कुछ भी था वो सब पढ़ लिया था। अब हम जो वो सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में हमें दे रखे हैं अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक फंक्शंस, लेटेस्ट ट्रेंड्स या चैलेंजेस जो कुछ भी है, ठीक है। तो ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के तुम्हारे सिलेबस में है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। तो 5 करंट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, कोई आइडिया है क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो होता है वो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। लेकिन इसे हम एज अ चैलेंज ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट का प्राइमरी चैलेंज लेकर चल सकते हैं। बट अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी एक कंबाइंड वे में बात करें तो हमें जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस होते हैं वो ये हो सकते हैं कि राइट क्वालिटी होनी चाहिए, राइट डिजाइनिंग होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए। ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं ये बेसिकली करंट चैलेंजेस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट के काउंट किए जाते हैं। अब क्या क्या है ये, इन पे भी ध्यान देते हैं। बेसिकली बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस हैं जिनको ऑपरेशन मैनेजर फेस करते हैं ऑन देयर डेली रूटीन लाइफ इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस दैट ऑपरेशंस मैनेजर फेस ऑन, एक सेकंड multiple challenges that operations manager face on a daily basis. They are following 5 like globalization, sustainability, ethical conduct, ineffective communication and system design. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कोई आइडिया है? नहीं आइडिया होगा, हम ही बताते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन करते हैं किसका, जो भी लोग होते हैं, मीन पीपल, जो भी फर्म्स होती है या कंपनीज कह लो, या डिफरेंट नेशंस के जो भी लोग, कंपनी या गवर्नमेंट होती, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके एक साथ उनसे इंटरेक्ट करना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या होता है, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, जिसके जिसका यूटिलाइजेशन हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। क्या हो सकता है इससे? हमें जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो हम खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारी कंपनी में हमारी कंट्री में सब कुछ इंपोर्ट होता हो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ सब बनता है, ठीक है। या जो बनता भी है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में बनता या होता, ठीक है। इसकी बात हम दोनों मीन्स हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की हम बात कर रहे हैं। कुछ चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, जिसको वो बाहर भेजती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इंडिया के पास शॉर्टेज की पोजीशन हो सकती है, ऐसे केस में हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो हमारी इंडिया में कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही होता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारे लिए ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो कम होते हैं और हमारे लिए ट्रेड के रास्ते, हमारे लिए मीन्स फॉर ईच एंड एवरी कंट्री ट्रेड के पाथ ओपन हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन से हो, आईटी फील्ड से हो या कोई और भी हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? बेसिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको ऑपरेशंस मैनेजर फेस करता है। जैसे कोई भी फर्म हो, ठीक है, उसका जो भी प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, और जैसे हमारी फर्म के प्रोडक्ट हैं मार्केट में, सेम वैसे ही अदर फर्म्स, अदर कंपनीज होंगी जिनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, और वो भी चाह रही होंगी कि वो अपनी क्वालिटी को एज इट इज मेंटेन करके या और इम्प्रूव करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट मार्केट में अपना मार्केट एरिया बेसिकली इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो सेम ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेशन मैनेजर, चाहे वो किसी भी फर्म का हो, ठीक है। ऐसे में ऑपरेशन मैनेजर को क्या करना होता है, जो मेन फंक्शंस तुमने मैनेजमेंट में पढ़ रखे थे, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बोलो, कोऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग, लीडिंग, ये सारे जो 5 हमारे मेन फंक्शंस थे, इन फंक्शंस को एक साथ इस तरीके से वो यूटिलाइज करता है जिससे वो जो भी उसकी फर्म में, मीन्स हम जिस इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर हो रही है, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, कहाँ? मार्केट में, फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजर को हमेशा क्या होना चाहिए? क्रिएटिव, मतलब अपनी स्किल्स को बहुत ही क्रिएटिवली हैंडल करना चाहिए, शायद तभी वो मार्केट में अदर अवेलेबल प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएगा फॉर देयर ओन प्रोडक्ट, ठीक है।
और वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही नहीं, इनोवेशन में भी कुछ कर पाएगा, और जो भी फर्म की प्रोडक्शन स्किल्स है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसमें वो कुछ इन्हांसमेंट करके प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर पाएगा या कर सकता है। ठीक है, ये सारे वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में करंट टाइम में फेस किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना होगा कि कोई भी फर्म हो, उसकी जो सक्सेस होती है वो बेस होती है किस पे? फर्म में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कौन है, जो भी चैनल्स हैं या जो भी मीडियम्स हैं जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं अराउंड द ग्लोब। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी समझते हो? Sustainability means despite all of the present hurdles, how we can survive in the current scenario. Like इस समय इसी एग्जाम्पल ही लेकर चलो, इस समय जो हालात है वो बहुत ही खराब है। हर एक पर्सन को बहुत, अगर वो अपने को बेटर वे में या अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रख रहा है तभी वो सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज सर्वाइवल इज क्वाइट। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? वो कहीं ना कहीं फर्म को लॉन्ग टर्म में किस तरीके से खुद को ऑपरेट करना है, किस तरीके से मार्केट में जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से अपने को सेट करना है या इस तरीके से अपने को मेंटेन करना है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी पर जो भी एनवायरनमेंट है उसका कोई खास पॉजिटिव या बिगेस्ट इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ऑपरेशन जो सस्टेनेबिलिटी होती है, ठीक है, जो हम ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसके बेसिक 3 पिलर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सोशल, एक होता है एनवायरमेंटल, नेक्स्ट होता है थर्ड वन इकोनॉमिकल। इन 3 पिलर्स पे अगर कोई भी फर्म बहुत ही सही तरीके से इन 3 पिलर्स पे अप टू मार्क रखती है अपनी फर्म को, तो वो फर्म बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकती है इन द मार्केट। ठीक है, although they have a lots of competitors or many competitive products, still they can survive. ठीक है, because they know the very well about the 3 main pillars of sustainability, which are social, environmental and economical. अब किस तरीके से ये तीनों पिलर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं? देखो, अगर हम सोशल की बात करें तो मार्केट की ही हम बात करेंगे। मार्केट में लाइक हमारी फर्म है, उसी तरीके से और भी फर्म्स होंगी जो सरवाइव कर रही होंगी या जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को जो भी मार्केट उसका शेयर है उसको मेंटेन करने के लिए काम कर रही होंगी, जैसे हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? फर्म को, मीन्स अगर हम फर्म के सेंस से बात कर रहे हैं तो हमें अपनी फर्म को इस तरीके से डेवलप करना है, उसकी ग्रोथ को इस तरीके से मेंटेन रखना है कि कोई भी टाइप की नेचुरल कैलामिटी या कोई भी हैजार्ड टाइप की सिचुएशन आए तो हमारी फर्म के मैन्युफैक्चरिंग या हम जो भी फर्म प्रोडक्ट या सर्विसेज या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है उस पर कोई बिगेस्ट इम्पैक्ट ना आए। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क आता ही आता है, बट इस तरीके का ना हो कि हमें अपनी फर्म को क्लोज करने की सिचुएशन को फेस करना पड़े। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट किस तरीके से? फर्म के चारों ओर का एनवायरमेंट, मींस फर्म के एक्सटर्नल एनवायरमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसमें नेचुरल आता है, पॉलिटिकल आता है, पॉलिटिको लीगल आता है, सोशल आता है, इकोनॉमिकल आता है, वो किस तरीके का है। ठीक है, और फर्म की जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, मींस उसकी जो इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं, वो इंटरनल कैपेबिलिटीज किस तरीके से वर्क कर रही हैं उसको इस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या करने के लिए, उसकी सेफ्टी मेजर्स को बनाए रखने के लिए, जिससे वो प्रॉपर अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सके इन द करेंट मार्केट। थर्ड वन इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल किस तरह से? अगर फर्म क्या कर रही है, जो भी उसका रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको वो बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है या फिर बहुत सही तरीके से वापस से री इन्वेस्ट कर रही है अपनी फर्म में, या फिर जहां भी वो इन्वेस्ट करना चाह रही है, मीन्स अगर वो अपने प्रोडक्शन को और बड़ा चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, या वो नई मशीनरी इस तरीके से वो अपने को मेंटेन करे अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू को, कि इनकेस किसी भी टाइम पे अगर कोई
कंटिजेंसी की सिचुएशन आती है, तो वहां पे वो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली साउंड पोजीशन में रहे, ठीक है। उसे ये ना फेस करना पड़े कि अगर कभी फर्म को फंड्स की नीड पड़े तो वो एट रैंडम उसे तुरंत के केस में हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो फर्म को अपना इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ही साउंड रखना है। थर्ड वन इज एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट फर्म के बिहेवियर से होता है कि फर्म को मीन्स हम जो भी फर्म कोई भी फर्म है, ठीक है, वहाँ जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो इस टाइप का कोई भी सर्विस या गुड्स ना हो जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले जो भी पॉपुलेशन है उसको किसी भी तरीके का हार्म हो, या वो अपने प्रोडक्शन के थ्रू या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू सोसाइटी को डैमेज ना करे, ठीक है। और ये इंश्योर फर्म को खुद से करना होगा कि उसका जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है या जो भी एक्टिविटीज वहाँ इन्वॉल्व इंक्लूड हो रही हैं वो किसी भी तरीके से they are not damaging to either the consumer or the society, ठीक है। In particular, organizations should consider the effects new technologies, defective services, animal testing and business deals have on people, safety and the environment। ये सब कुछ जहाँ पे सोसाइटी पे बात आएगी या सोसाइटी में रहने वाले कोई भी लोग हैं, इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ऑल्सो, अगर उनके पार्ट पर भी कोई आएगी बात तो वो फर्म के एथिकल अनएथिकल बिहेवियर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। फर्म को जो भी उसमें फर्म के विद इन द फर्म फंक्शंस हो रहे हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, जो कुछ भी उसमें किसी भी टाइप का अनएथिकल बिहेवियर फर्म को ऐड नहीं करना है, अदरवाइज फर्म की सस्टेनेबिलिटी में इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस तरीके से अगर फर्म अपने कंज्यूमर्स तो बाहर के फैक्टर हो गए, अगर जो इंटरनल फैक्टर है उनसे भी अगर एक प्रॉपर या इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करेगी, ऐसे केस में फर्म मार्केट में किस तरीके से अपनी फर्म में कोई भी फर्म का ओनर किस तरीके से अपनी फर्म में विच टाइप ऑफ पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज दे वांट टू इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेट, ये आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं फर्म में जो भी लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फैक्टर भी हो सकता है। अगर जो भी कोई भी फर्म है अगर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ एक प्रॉपर या इफेक्टिव या एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन करेगी, उस केस में वो अपने एम्प्लॉय का मोरल को बूस्टअप भी नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा ही रहेगा तो एम्प्लॉय को भी अपनी जॉब को लेकर कहीं से भी अगर इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी तो वो अपना बेस्ट या एफिशिएंट प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव बिहेवियर नहीं जनरेट कर पाएगा, जिसका पूरा पूरा और डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्म की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। तो ये सब हमारे सामने वो फर्म के सामने वो चैलेंजेस हैं जिन्हें की फर्म को करंट टाइम में बहुत हद तक फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइनिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी फर्म वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को किस तरीके से डिजाइन करके उस पर काम कर रही है जिससे वो अपने अपने करंट जो भी उसके कंज्यूमर्स हैं या जो उसके पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं या जो इन फ्यूचर कोई पर्सन उसका कस्टमर बन सकता है उनकी नीड्स को या उनकी डिमांड्स को कैसे सेटिस्फाई कर रही है। ये सारा काम जो कुछ भी हो रहा है ये पूरा काम आज होता है ऑपरेशंस मैनेजर का, जिसका काम ये होता है कि वो ये तो देखिए फर्म की इंटरनल कैपेसिटी क्या है, फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करंट टाइम में कैसा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज फर्म फेस कर रही है, जिन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके वो अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकती है, क्या क्या फर्म के सामने थ्रेट्स आ रही है जो उसको वीक बना रही या और जिन पर काम करके फर्म उन वीकनेसेस को भी अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सारे हमारे सामने वो सारे करंट चैलेंजेस हैं जिन्हें की फर्म को फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। एक और चीज जो आज नोट्स बता रहे हैं या समझा रहे हैं ये सब कुछ गूगल क्लासरूम पे देखना, स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और इसका ऑपरेशंस मैनेजमेंट दोनों की फर्स्ट यूनिट के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनसे भी पढ़ते रहना। नेक्स्ट हमारे हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स। कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में करंट टाइम में चल रहे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये देखो ऑपरेशंस मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, इनपुट होते हैं किस किस फॉर्म में, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स, फैसिलिटीज और पीपल।
जिनको डिजाइनिंग के थ्रू इसमें आउटपुट मीन्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज, प्रोडक्ट के बाद क्या आ रहा है, ए हैप्पी कस्टमर का एक लोगो दिख रहा है। वो हैप्पी कस्टमर कैसे हो सकता है, दो रीजन से। एक तो वापस से रिवर्ट हुआ है, जो एरो है वो किस पे, ऑपरेशन स्ट्रेटजी पे। हैप्पी कस्टमर, इन केस कस्टमर इज नॉट हैप्पी, देन फर्म व्हाट विल डू, द एक सेकेंड, उस केस में फर्म क्या करेगी, जो भी उसकी ऑपरेशन स्ट्रेटजी है उन पर वर्क करेगी, उनको इम्प्रूव करेगी, उनकी प्लानिंग और कंट्रोल करेगी। देन आफ्टर दे विल गिव आउटपुट एंड देन देयर विल बी अ हैप्पी कस्टमर। और इन केस अगर हैप्पी कस्टमर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है कि स्ट्रेटजी फॉर्म में, तब वो वापस से इनपुट्स पर आएगी फॉर्म, फिर से डिजाइनिंग करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी, प्लानिंग कंट्रोल करेगी, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेगी और तब आउटपुट प्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से ट्रेंड्स हो सकते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, लाइक इधर दिख रहा है हमें, फ्लेक्सिबिलिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टाइम रिडक्शन, वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट सॉरी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ग्लोबल मार्केट प्लेस ऑपरेशंस स्ट्रेटजी, लीन प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज। ये थे हमारे जो करंट टाइम पीरियड में बेसिक ट्रेंड्स हैं जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में फेस किए जाते हैं। तो सबसे पहला, अब अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कितनी जल्दी कोई भी फर्म, जो भी उसके फर्म में से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको कितनी जल्दी अडेप्ट करके और उसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर देती है। यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेंट ट्रेंड है इन फ्रंट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्म को के लिए बहुत ही अदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम TQ1 से जिसे हम डिनोट करते हैं, लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये वो अप्रोच होती है जो बहुत सारी फर्म्स के थ्रू अडॉप्ट की जाती है, जिसमें फर्म क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने या तो प्रोडक्ट क्वालिटी या प्रोडक्ट क्वांटिटी या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सब पर ध्यान ना देकर फर्म अपने प्रोडक्ट की टोटल क्वालिटी या फर्म की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर ध्यान देती है, जिससे वो न केवल एक फैक्टर एज वेल एज मेनी फैक्टर्स को कंसीडर करके या उनकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करके उन पर काम कर सके। ठीक है, और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सके। जो अभी हमने ट्रेंड्स, जिस सर्किल की बात की थी, सर्किल में जितने फैक्टर्स थे, अब उन सबका ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम रिडक्शन। टाइम रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से कोई भी फर्म अपने मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस करके, किस तरीके से बहुत ही कम टाइम को लेते हुए अपने प्रोडक्शन या गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी नीड्स को भी फुलफिल कर रही है, और इसकी वजह से फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी फर्म ग्रो करे या हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, तो हमें मींस एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट हमें ध्यान रखना होगा कि हम कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे असाइन कर रहे हैं अपने मींस लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तो उसमें हमें अपने वर्कर्स को भी प्रॉपर उनकी डिसीजन को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, साथ ही साथ उनका इन्वॉल्वमेंट भी अपनी फर्म में लेना चाहिए। क्योंकि अगर वर्कर या एम्प्लॉयज को ये फील होगा कि उनकी क्वालिटी को या उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए फर्म ध्यान दे रही है, फर्म का टॉप लेवल मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है, उस केस में ही वो बेटर प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मीन्स जो भी हमारी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं इन आर मैन्युफैक्चरिंग या इन आर प्रोडक्शन, उसको री इंजीनियर करना मीन्स उसमें कुछ लिटिल बिट चेंजेस करके हम एडवांसमेंट प्रोसेसेस का यूज करें, एडवांसमेंट प्रोसेस का यूज करें। उन एडवांस प्रोसेसेस के थ्रू क्या हो सकता है, हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, हमारा जो कस्टमर्स होगा वो शायद जल्द बहुत इन कंपैरिजन टू अदर्स हमसे जल्दी सेटिस्फाइड होगा। मीन्स एक तरीके से रीडिजाइनिंग करना जो भी हमारी बिजनेस प्रोसेस है उन सब में।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल मार्केट प्लेस। ग्लोबल मार्केट प्लेस में हमें सिर्फ एक जगह पर या एक कंट्री या एक ही इसमें प्लेस पर अपने प्रोडक्ट की सेल्स नहीं करनी है। हमें अपनी फर्म को वाइड लेवल पर एक्सपेंड करना है, बहुत बड़े लेवल पर उसका एक्सपेंशन करना है, जिससे हम ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज को क्या कर सके, सेल कर सके फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तभी लिखा है ग्लोबल मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है ऑपरेशंस स्ट्रेटजी। ऑपरेशंस स्ट्रेटजी में हमें अपने फॉर्म के ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हमें different operational strategies का यूज करना चाहिए, because we already know that we have very scarce resources and for our better profitability or productivity, we have to do optimum utilization of those scarce resources, and in that case we can increase our productivity as well as profitability. नेक्स्ट है लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन एक बार तुम लोग सुन चुके हो, जो हमने असाइनमेंट दिया था उसमें लीन प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम, इन सब वर्ड्स का लीन मतलब समझते हो, बहुत ही कम। जब हम अपने बहुत ही कम रिसोर्सेज, जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनका हम बहुत कम अमाउंट लेके और बहुत ही हम क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप या प्रोड्यूस करते या मैन्युफैक्चर करते हो बहुत हैवी वॉल्यूम या बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में, तो वो हमारा कहलाता है लीन प्रोडक्शन। ठीक है, लीन प्रोडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जिसके बाद जिसकी मैम एक बार फिर बता दीजिए मैम, समझ नहीं आया क्या मैम, फिर से मैम समझ में नहीं आया था। लीन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेम ही क्या कह रहा है, जब हम अपने बहुत कम अमाउंट के स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करके उससे हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन अपना करते हैं या गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारा लीन प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, विद लॉट्स ऑफ वैरायटीज आल्सो। ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको हम मोर फ्लेक्सिबल वी कैन मेक इट। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हम मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, बट उससे हम अलग अलग डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट जनरेट कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक प्रेजेंट टाइम में देखा जाए ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक वाइब्रेंट एक ट्रेंड है, जिसे हम कहते हैं लीन प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जस्ट इन टाइम हमारा बेसिकली वो अच्छा रहने दो। जस्ट इन टाइम हमारा वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया होता है। मेन हमारे दो होते हैं, डिमांड पुल होता है, एक कॉस्ट पुश होता है। ठीक है, डिमांड पुल में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितने की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट पुश मीन्स हम अपनी कॉस्ट को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है फॉर यूज ऑफ कस्टमर, तो हम उसकी कॉस्ट को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हमारी जो भी जितनी कॉस्टिंग आई होती है वो भी निकल जाती है, साथ ही साथ हम एक अच्छा अमाउंट प्रोडक्ट प्रॉफिट का जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, JIT जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम, ये एक पुल सिस्टम होता है प्रोडक्शन को। पुल को हिंदी में क्या कहते हैं, खींचना। हम अपने प्रोडक्शन सिस्टम को इस तरीके से पुल करें कि हम एक राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी और राइट टाइम पे प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि हमारी जो क्या बोल सकते हैं, जो हमारा रेडी प्रोडक्ट है, ठीक है, या रेडी गुड्स है या फिर फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स है, वो बहुत ही क्या हो, एक सफिशिएंट अमाउंट में हो या सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, जिससे कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उसी के विद इन दैट लिमिट ही हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके, साथ ही साथ कस्टमर की जो भी डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सके। और अगर इन केस उनके कोई भी ओपिनियन है या वो कोई किसी टाइप का कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उसको भी हम इनबिल्ट कर सके अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मींस जब हम कंप्यूटर के जो टूल्स होते हैं लाइक वेरियस सॉफ्टवेयर, उनके थ्रू हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो हमारी कैम या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोटोटाइप प्रोडक्ट प्रोटोटाइप नहीं, ऐसे मत समझो, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम होता है, जो कॉस्ट होता है,
वो मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और मैम इसमें मैम टाइम मैम कम लगता होगा मैम। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने मैम बोला टाइम ना, का टाइम और कॉस्ट हमारा मिनिमाइज होता है, प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है। टाइम क्यों कम लगेगा? क्योंकि मशीनरी के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है। अभी हम तुमसे कहें कि नोट्स क्या करो कि अटेंडेंस लिख कर दो, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। तुम क्या करोगे, वही अगर टाइप करने बैठोगे तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बहुत फर्क होता है कि अगर हम मैनुअल काम कर रहे हैं या हम मशीनरीज की हेल्प के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक सेकेंड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मीन्स जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने प्रोडक्शन सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं, जिससे या जो उसके प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जो डिजाइनिंग हम कर रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू करें। इससे क्या होगा, वो जो भी अल्टीमेट प्रोडक्ट रेडी होगा वो कहीं ना कहीं कस्टमर को अट्रैक्ट करने में ज्यादा इनेबल होगा। हमारी टाइमिंग, जो टाइम का एक कंजम्पशन है वो कम होगा, मैन पावर हमारा बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारा काम किस पर हो रहा है, सब सिस्टम के थ्रू हो रहा है। बस एक हमें एक्सपर्टीज, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमारी हर एक जगह पर से कॉस्ट क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सभी समझते हो, ये एक बहुत ही पुराना या एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक फ्लो मेंटेन रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन की एक क्या बोल सकते हैं, गुड्स या सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन है उसका एक फ्लो मेंटेन रहे या बना रहे। ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे ये वो उस टाइप की सर्विस होती है जहाँ पे किसी भी पर्सन को या किसी भी फर्म को अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस जगह पर खुद से जाके काम नहीं करना होता है। ये हम सब सॉफ्टवेयर या सिस्टम के थ्रू हम या इंटरनेट इनेबल्ड वैल्यू एडेड जो भी सर्विसेज होती हैं उनके यूज के थ्रू हम सप्लाई चेन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ईआरपी या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बेसिकली अभी हम लोगों ने जो कुछ एक टर्म पढ़े लाइक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या ये ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक पढ़ा था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और अभी एक पढ़ा है ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारे हमारे वो फंक्शंस होते हैं किसी भी फर्म में होने वाले जिनको हम कंप्यूटर या मशीन किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, जिससे हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करके कस्टमर की नीड्स को या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू भी एक करेंट ट्रेंड है फॉर एनी ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रोसेस या फॉर एनी ऑपरेशनल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू इसलिए, हमारी फॉर्म क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा होगा उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहा होगा। अगर हम उस वेस्ट प्रोडक्ट पे ध्यान दे पा रहे हैं कि उससे हम अपने प्रोडक्ट पे या उसकी जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर पाएंगे, तो इस तरीके के कोई भी जो वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो हम उन्हें क्रिएट होने से रोक पाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी कंज्यूमर है वो उसका जो भी एक नेगेटिव इस प्रोडक्शन या इस इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर की लाइसेंस पर नहीं जाएगा, चॉइसेस पर नहीं जाएगा और उनकी जो पसंद है एज इट इज मेंटेन रहेगी, जिससे क्या होगा जिससे वो उस प्रोडक्ट या सर्विस की ओर या गुड्स या सर्विसेज की ओर अट्रैक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थे बेसिक हमारे करेंट ट्रेंड्स या लेटेस्ट ट्रेंड्स जिनका करंट टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं किसकी, इम्पोर्टेंस की, क्या ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं या सिग्निफिकेंस कह सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो
कोई भी ऑपरेशन मैनेजमेंट जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ये अब तुम लोगों को पता लग गया है, ठीक है। तो उस पे अब हम बात Yes. नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ उसके की बेनिफिट्स या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, सिर्फ उसकी बात करेंगे। ही 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को या उसके की बेनिफिट्स को बताता है। क्या है, अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू मार्क है तो क्या होगा, ऐसे में जो भी हमारा कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट को प्रीवियस काफी टाइम पीरियड से यूज कर रहा है तो वो एज इट इज हमारे प्रोडक्ट को ही आगे आने वाले टाइम में भी यूज करेगा। इनफैक्ट जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी उससे जो अभी नॉर्मली एक हमारे लिए एक यूजर है वो कहीं ना कहीं हमारे अल्टीमेट कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, उसकी ड्यूरेबिलिटी पर बहुत ज्यादा किसी भी फर्म को ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम द फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर या फॉर द ग्रोथ या ऑफ देयर फर्म एज वेल एज टू इंक्रीज आवर कस्टमर डेटाबेस आल्सो। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा इनपुट है वो उससे हम कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, ये हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से उनको क्या करते हैं, उनको उनकी प्लेस पर या उनके वर्क अलॉटमेंट इस तरीके से करते हैं कि हम क्या करें, मैक्सिमम आउटपुट क्या कर सके, ग्रैब कर सके, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और हमारा जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है वो एक इफेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। किसी भी फर्म का जो एक फॉरमोस्ट या एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होता है फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग या फॉर देयर प्रोडक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि वो अपने क्या कर सके, अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके फ्रॉम देयर प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो उस केस में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं सॉरी हमारी प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों तो बढ़ेगी, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा, जिससे हमारा अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो हमारा जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हमें पता है कि हम अपनी किन स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को और क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना जो भी हमारा प्रोडक्शन के साइज या क्वांटिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब के यूज के बाद जो भी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो हमारी और कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इस कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएंगे। उस तरीके से अगर ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप होगा तो मार्केट में ज्यादा उसकी सेल्स होगी, उसका आउटपुट किस फॉर्म में निकलेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ा, साथ हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स भी इंक्रीज हो गए। फाइन, क्लियर है ये? बोलो बच्चों। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, हमारा ma'am. टॉपिक, नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल डिसीजन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैम बात करिए मैम। हाँ यस मैम, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक यस ठीक, मैम, बहुत ज्यादा हो गया। ओके ओके बेटा, ओके ओके। तो इतना रिवाइज जरूर से करना, गूगल क्लासरूम पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं और नेक्स्ट क्लास 3 बजे से होगी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की, उसमें मिलते हैं, ठीक है। और अटेंडेंस पोस्ट कर देना, ठीक। ओके, थैंक यू बच्चों।